नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भाग 5 में जो अध्याय 5 है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में। अध्याय 5 में कैग के बारे में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है, तो अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक दिया गया है। अनुच्छेद 148 का क्या नाम है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 का संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 का संप्रेक्षा प्रतिवेदन। अनुच्छेद 148 विस्तृत रूप से देखें दोस्तों, क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 148 की हेडिंग है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसमें 6 उप अनुच्छेद हैं। 148(1) में कैग की नियुक्ति और हटाने के बारे में बताया गया है। कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। किसके द्वारा? हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करेगा। कैग को हटाएंगे किस प्रकार? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अनुच्छेद 148(1) में ये 2 बातें दी गई हैं। अनुच्छेद 148(2) में क्या दिया गया है? शपथ। तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। किसके अनुसार शपथ दिलाएगा? तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन हेतु दी गई शपथ के अनुसार। तो 148(2) में शपथ दी गई है। 148(3) इसमें वेतन और सेवा की अन्य शर्त बताई गई है कि वेतन और सेवा शर्त कौन तय करेगा? संसद विधि द्वारा तय करेगा, और जब तक संसद विधि द्वारा तय नहीं करता तब तक कैसी होंगी? दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगी। तो 148(3) वेतन और सेवा की अन्य शर्त। अनुच्छेद 148(3) में ही यह बताया गया है कि इनके वेतन, अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में कैग की नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो पद सुरक्षा इसके अंदर दी गई है। अनुच्छेद 148(4) इसमें यह बताया गया है कि कैग अपने पद पर न रहने के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 148(4) में क्या बताया गया है कि अपने पद पर न रहने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 148(5) इसमें सेवा शर्तें और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148(5) में बताया गया है कि इस विधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो कैग से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। 148(6) में क्या दिया गया है? इसमें कैग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, इसमें सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 148(1) के अंदर कैग की नियुक्ति किस प्रकार होगी, हटाया किस प्रकार से जाएगा। अनुच्छेद 148(2) के अंदर शपथ। अनुच्छेद 148(3) के अंदर वेतन तथा सेवा शर्तें और अलाभकारी परिवर्तन नहीं। अनुच्छेद 148(4) के अंदर अपने पद पर न रहने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 148(5) के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और कैग की प्रशासनिक शक्तियों के नियमों के बारे में 148(6) में इसके वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। इसमें बताया गया है कि संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा
या उसके अधीन विहित किया जाए, और जब तक इस प्रकार की विधि नहीं बनाई जाती तब संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जो पद कर्तव्य का पालन करता था वो पालन करेगा। अनुच्छेद 150 में दोस्तों क्या बताया गया है? अनुच्छेद 150 में बताया गया है लेखाओं का प्रारूप कैसा होगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर यानी कैग की सलाह पर राष्ट्रपति विहित करेगा संघ के और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप। अनुच्छेद 151 में दोस्तों संप्रेक्षा प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा तथा राज्य संबंधी लेखाओं के प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा और वह राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जो कैग का लोगो दिया है उसमें लिखा है लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा। भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक अध्याय 5 में कैग के बारे में दिया गया है। ये प्रश्न पटवार 2011 में पूछा था। कार्यकाल कितना होता है कैग का? तो दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ये भी PSI 2021 में पूछा गया था। दोस्तों यह कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद में वर्णित नहीं है बल्कि DPC एक्ट 1971 में वर्णित है। DPC एक्ट 1971 में ही बता रखा है कि कैग त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। कैग का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, क्योंकि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। ये RAS 2021 में स्टेटमेंट आया था, तो ये स्टेटमेंट सत्य है और ये व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की सर्वेक्षण विस्तार कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। यह महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, कैग भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का मुखिया भी होता है। तो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का मुखिया कौन होता है? कैग। ये प्रश्न पूछा था RAS 2013 में। भारत सरकार का मुख्य या प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? तो कैग होता है। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा था। सार्वजनिक उद्यमों पर कैग के प्रतिवेदन की जांच सार्वजनिक उद्यम समिति करती है। कैग दोस्तों स्वयं की पहल पर वित्तीय समिति के अनुमोदन पर व्यवस्थापिका के निर्देश पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकता है। यह प्रश्न UGC नेट 2019 में पूछा गया था। कैग दोस्तों लोक लेखा समिति यानी PAC का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में प्राक्कलन समिति एवं लोक लेखा समिति की सहायता कैग द्वारा की जाती है। यह प्रश्न या यह स्टेटमेंट UGC नेट 2018 में आया था। क्या? कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में प्राक्कलन समिति एवं लोक लेखा समिति की सहायता कैग द्वारा की जाती है। साथियों, भारत के कैग पद को समाप्त करने का सुझाव पॉल एप्पलबी ने दिया था। यह स्टेटमेंट दोस्तों UGC नेट 2013 में पूछा गया था। जो री एग्जाम हुआ था उसमें राज्य सरकार का अंकेक्षण केंद्र का विषय है। कैग केंद्र व राज्य दोनों का अंकेक्षण या लेखा परीक्षण करता है, तो यह स्टेटमेंट सही होगा। लोक निधि का अभिभावक कौन होता है दोस्तों? कैग होता है। कैग का वेतन संसद निर्धारित करती है अनुच्छेद 148(3) के अनुसार। लेकिन दोस्तों DPC एक्ट 1971 में दिया गया है कि कैग का वेतन किसके समान होगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और दोस्तों कैग को हटाया किस प्रकार से जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। यह बात अनुच्छेद 148(1) में दी गई है। तो सिद्धाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा कैग को हटा दिया जाता है। दोस्तों DPC एक्ट 1971 में संशोधन कर 1976 में अकाउंटिंग यानी लेखांकन को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया तथा कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। साथियों, जितनी भी लाइन्स बोल रहा हूँ वो एक एक लाइन अलग अलग परीक्षाओं में आई हुई हैं, तो ध्यान से याद कर लीजिए। साथियों, कैग के कार्य क्या हैं? कैग के कार्य
IAS 2021 प्री में पूछे गए थे। तो कैग के कार्य हैं भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, यूटी विधानसभा के सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षा करना, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, केंद्र व राज्य सरकार की प्राप्तियां व व्यय की लेखा परीक्षा करना, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, केंद्र या राज्य सरकार के सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें सरकार द्वारा अनुदान मिलता है उनका लेखा परीक्षण करना तथा सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षण करना, अनुच्छेद 279 के तहत किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करना। कैग का प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगम में कर या शुल्क की प्राप्तियां शामिल होती हैं, इसमें संग्रहण लागत शामिल नहीं होती। कैग दोस्तों राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है: विनियोग लेखा रिपोर्ट, वित्त लेखा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रम लेखा रिपोर्ट। विनियोग लेखा रिपोर्ट में वास्तविक खर्च व विनियोग स्वीकृति की तुलना की जाती है। वित्त लेखा रिपोर्ट में वास्तविक प्राप्तियां व केंद्र सरकार की अदायगी बताई जाती हैं। साथियों, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है? कैग। लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है? कैग। देश की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक कौन होता है? राज्य व केंद्र दोनों स्तर पर। तो सही उत्तर होगा कैग। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी कौन है? कैग। संसद का एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? कैग। साथियों, कैग संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस तरह से वह संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। औचित्य लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग। साथियों, रक्षा लेखाओं की ऑडिट कैग नहीं करता। रक्षा लेखाओं की ऑडिट कौन करता है? रक्षा लेखा महानियंत्रक। साथियों, गुप्त सेवा व्यय कैग की परिधि से बाहर आते हैं, लेकिन दोस्तों सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र देना होता है कि इतना व्यय गुप्त सेवा के अंतर्गत किया गया। सभी गवर्नमेंट कार्यालय और विभाग के सभी स्टोर और स्टॉक खाते का ऑडिट कौन करता है? कैग। कुछ निगम हैं दोस्तों, जैसे दामोदर घाटी निगम, ONGC, सेल, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इनकी ऑडिट कौन करता है? कैग। कैग की सलाह पर केंद्र सरकार कुछ निगमों की ऑडिट निजी पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा करवाता है, जिनकी कैग पूरक परीक्षा कर सकता है। दोस्तों, SBI, LIC, RBI, भारतीय खाद्य निगम आदि की ऑडिट पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षा द्वारा होती है। इसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कैग का SBI, LIC, RBI, भारतीय खाद्य निगम आदि की ऑडिट से कोई लेना देना नहीं होता। यह अपना प्रतिवेदन सीधा संसद को प्रस्तुत करती हैं। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर ऑडिट बोर्ड यानी लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई। यह लेखा परीक्षा में तकनीकी पक्षों पर ध्यान देता है। इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों की नियुक्ति कैग द्वारा की जाती है। साथियों, IAS 2012 में यह स्टेटमेंट आया था, कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया हो। तो सही बात होगी दोस्तों ये। स्वायत्तशासी जिला व क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखा परीक्षा कैग करता है दोस्तों। कैग का कार्यालय कहां पर है दोस्तों? कैग का कार्यालय दिल्ली में है। दोस्तों, पहला भारत का कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन था? तो V नरहरि राव 1948 से 54 तक रहा था। 15वें कैग कौन है? तो K संजय मूर्ति 21 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किए गए। आशा करता हूं दोस्तों आपको कैग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न हो या किसी चीज पर संशय हो तो नीचे कमेंट में अवश्य पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।